दोनों के कॉन्फ्लिक्ट आपस में थोड़ा बहुत तो लग रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन क्या हो रहा है, मुझे लगता है कि अमेरिका और इसराइल आपस में इतने कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। और दूसरी बात ये, दूसरे एक तो जब एनालिसिस करते हैं तो ये भी लगता है कि इसराइल जो एक्शन ले रहा है उसमें अमेरिका की सहमति कहीं ना कहीं तो है। क्योंकि ईरान भी चाहता है कि उसके प्रॉक्सी जो है वो जिंदा रहे, यानी हिजबुल्ला अपना काम करता रहे। जैसे जैसे अभी सुनने में आया है कि इसराइल के ऊपर जो अटैक हुआ, हूती ने किया है, इतनी दूर से, वहां से तकरीबन 2,500 किलोमीटर दूर से किया है। हूती के पास जो वेपन्स आए हैं वो सारे के सारे ईरान के दिए हुए हैं। और हूती ने जो वहां पे बैठा, आप ईरान को समझिए, ईरान ने हॉर्मुज को बैठा हुआ है। अब ये पहले से ही उसने कैलकुलेट कर रखा है, दशकों से कर कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि देखिए हॉर्मुज के अंदर वो खुद बैठा है। उसको पता ही था कि अगर कभी प्रॉब्लम आएगी तो इसको एज ए वेपन में इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा, और वो कर रहा है और इफेक्टिव भी सिद्ध हो रहा है। दूसरी बात, उसने अपने एक एक हाथ को, इन लेफ्ट हैंड कह लो राइट हैंड कह लो, हूती को बैठा दिया यमन में, और यमन कंट्रोल करता है बाब अल मंदेब को। और वहां से भी दुनिया का इतना बड़ा ट्रेड जाता है कि आप सबके सामने ये ओपन सोर्स में अवेलेबल है। तो इस चीज को देखते हुए कि नहीं, उसने हॉर्मुज भी कंट्रोल किया, वहां भी किया, उसने देखा कि अगर मेरे ऊपर कभी प्रेशर आएगा, मैं तो दोनों चौक पॉइंट को मैं अपना नियंत्रण में लेके और पूरी एनर्जी रिसोर्सेज पे कंट्रोल करूंगा। कंट्रोल करने के साथ साथ मैं अपनी शर्तों को आगे रखूंगा। दुनिया को मानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया को इसलिए मानना पड़ेगा कि देखिए जीसीसी कंट्रीज का पूरा अर्थव्यवस्था एक तरह से उनकी लार्जली बेस्ड ऑन एनर्जी रिसोर्सेज, और उनकी जैसे केस कह लो, पेट्रोलियम कह लो, उनका प्रोडक्शन और उनकी शिपमेंट लाइंस। लेकिन कंटिन्यूअस ये बाधा जो आई है इसमें, कंटिन्यूअस शिपिंग लाइन में और सप्लाई लाइंस में, इसने देखा जाए सारे ही देशों को प्रेशर में डाला है, जो एक्चुअली बायर्स है उनको भी और जो सप्लायर्स है उनको भी। इन दोनों के कारण पूरे का पूरा प्रेशर अमेरिका पर ट्रांसफर हुआ है। और इसके साथ साथ जो अमेरिका को बीच में कहना पड़ा कि हम इसको वन वे, एक तरह से देखा जाए वन साइडेड उन्होंने एक सीज फायर किया, क्योंकि ईरान क्या था, मैंने कभी सीज फायर मांगा ही नहीं है। तो इस दौरान ये 2 महीने के वक्त में ईरान को इतना वक्त मिला कि वो अपने जितनी फाइटिंग मशीनरी है उसको पूरा से रीचैनलाइज कर सके, रीऑर्ग कर सके। अब इसके अंदर रशिया का उसमें भी योगदान पूरा उसमें है, लेकिन ज्यादा योगदान इसमें चाइना का है। हालांकि चाइना कभी भी एक्टिव युद्ध में नहीं आएगा, ये उसने शायद ईरान को पहले से ही बोल के रखा है कि टेक्नोलॉजिकली वेपनरी वाइज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब नहीं, आपको लेकिन मदद इस मिलेगा। बात के लिए लेकिन कई आपको बार मना भी तो किया जाता है, वो इनकार भी तो करते रहता है। अभी जब आपने देखा था कि लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करके जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है F-15 को गिराने के लिए, मैन पैड्स, उसके लिए भी चीन की तरफ से सर यही कहा गया था कि नहीं, ये हमारी तरफ से नहीं भेजी गई है। लेकिन बहरहाल संजीव श्रीवास्तव जी, अब हम देख रहे हैं कि मध्य एशिया में जो चल रहा है, पश्चिम एशिया में एक अलग ही ट्रेंड चल रहा है, या पश्चिम एशिया के तमाम देश अपने आप को सुरक्षित महसूस कराना चाहते हैं, इसलिए उनकी अपनी रणनीति शुरू हो गई है, और वो ठीक भी है जिस तरीके से अमेरिका हर जगह अपने पैर पसार रहा है। लेकिन सर अभी अगर ईरान के साथ कोई खड़ा हुआ है तो चीन खड़ा हुआ है, रशिया खड़ा हुआ है, उत्तर कोरिया खड़ा हुआ है, ये सब मिल करके क्या अमेरिका को उसकी रणनीति जो वो बना करके आया था, सोच करके आया था कि ईरान को हम झुका लेंगे, उससे पीछे धकेल रहा है? हाँ, देखिए, मुझे नहीं लगता कि चाइना और रशिया ओपन तरीके से किसी और कोई इतनी बड़ी सब्सटेंशियल जो मदद है वो ईरान की इस्लामिक रिजीम को वो देंगे। और ओपन तरीके से तो वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि यदि ऐसा वो करेंगे तो फिर ये जो पूरी सिचुएशन है वो फर्दर एस्केलेट ही नहीं करेगी, बल्कि ये विश्व युद्ध जैसी स्थितियों को पैदा करेगी। और चाइना और रशिया ये नहीं चाहते कि उनका कोई डायरेक्ट जो कन्फ्रंटेशन है वो अमेरिका के साथ हो। और इसको ध्यान में रखते हुए कि कोई फर्दर एस्केलेशन, कोई बड़ा एस्केलेशन उस पूरे युद्ध की स्थिति को विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं करने जा रहा है। लेकिन जो बैकग्राउंड के माध्यम से, जो बैक चैनल से जो इंटेलिजेंस का सपोर्ट है, जो इस तरीके की जो बैकिंग है कि जिसमें कि यूएस की जो शिप्स के मूवमेंट्स इत्यादि, जैसा अभी मलिक सर कह रहे थे कि सारी इंफॉर्मेशन देना, लोकेशन इत्यादि शेयर करना, वो सब जरूर चाइना और रशिया ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट है वो तो वो कहीं ना कहीं उसको देने की कोशिश रशिया और चाइना कर रहे हैं, लेकिन ओपन तरीके से वो ऐसा नहीं करेंगे। अभी आप देखिए तो मैं इसे एक एग्जांपल और भी देता हूं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध 4 वर्षों से भी ज्यादा समय का हो चुका है, लेकिन आज तक रशिया ने नेटो की टेरिटरी पर कोई सिंगल गोली तक फायर नहीं की है। और वहीं अमेरिका और नेटो ने भी रशियन टेरिटरी पर कोई सिंगल गोली नहीं फायर की है, क्योंकि अगर वैसा करेंगे तो फिर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ जाएंगे, और जो कि महाशक्तियां नहीं करना चाहती, क्योंकि आज का जो विश्व है सभी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके डिलीवरी के सिस्टम्स मौजूद हैं,
तो ऐसे में जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यदि महाशक्तियां करेंगी तो ये न्यूक्लियर वॉर की स्थिति में विश्व को ले जाएगा, और जिसको कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी मैड की सिचुएशन, जिसमें कोई नहीं जाना चाहेगा। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी उसमें नहीं जाना चाहेगा, और ये पाकिस्तान के जो मुल्ला मुनीर है वो भी उसमें नहीं जाना चाहेंगे। तो ये न्यूक्लियर वॉर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट युद्ध तो पॉसिबल नहीं है महाशक्तियों का, डायरेक्ट सपोर्ट भी एडवर्सरीज को पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो बैक चैनल का जो सपोर्ट है वो तो जरूर दिया जा रहा है। लेकिन एक बात और भी मैं यहाँ पर, जैसे कि आपने जिक्र किया वेस्ट एशिया के राष्ट्रों का, वेस्ट एशिया के राष्ट्रों ने बहुत ही रेयर जेस्चर दिखाया है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ऐसा जो संयम नहीं दिखाया जाता कि जिसमें कि आपके ऊपर हमले पे हमले किए जा रहे हों और आप उसको रिस्पॉन्ड न करें, आप सिर्फ डिफेंस करते रहें। और लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि वेस्ट एशिया के राष्ट्रों की जो धैर्य है, उनका जो पेशेंस है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो असीमित नहीं है। वो अब जैसा कि आपने स्वयं इस बात को जिक्र किया कि वो अब अपनी स्ट्रेटजी को रिकंसीडर कर रहे हैं। यूएई हो, सऊदी अरबिया हो, कुवैत हो, वो अब यदि ज्यादा फर्दर हमले उनके ऊपर किए जाएंगे तो उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, जिसकी की कैपेबिलिटीज उनके पास है। वो कभी भी कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, और ऐसे में तो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम फर्दर आइसोलेट होगी और फर्दर उसके ऊपर और संकट बढ़ जाएगा। तो अभी तक उन्होंने जो संयम दिखाया है उसका कारण यह है कि वो नहीं चाहते कि इस युद्ध का कोई रीजनल एस्केलेशन भी हो। तो सऊदी अरबिया अपने विकास पर ध्यान देना चाहता है, यूएई अपने अपने राष्ट्र के जो गोल्स हैं, विजन 2030, विजन 2031 इत्यादि के ऊपर वो फोकस करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते, और कुछ राष्ट्र तो इस युद्ध को शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। ओमान जैसा राष्ट्र, कतर जैसा राष्ट्र तो वो मीडिएट कर रहा था, और उसके ऊपर ही मिसाइल आके गिर रही है। दोहा पे, मस्कट पे इस तरीके की मिसाइल आके गिरना, आखिर ये क्या है? आखिर ये किस तरीके के एक्शन ईरान की इस्लामिक रिजीम ले रही है? तो मुझे लगता है कि वेस्ट एशिया के राष्ट्रों ने बहुत संयम दिखाया है, और जिसका कि परिणाम ये हुआ है कि इस युद्ध का रीजनल एस्केलेशन नहीं हुआ है, ये क्षेत्रीय युद्ध में नहीं बदला है। लेकिन वो जो संयम है, मैं फिर से कहूंगा, असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। यदि फर्दर वो उनके ऊपर हमले हुए तो उसको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, और जिसकी की संभावना बढ़ती जा रही है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका जिस तरीके से रवि जी छटपटा रहा है कि किसी तरीके से युद्ध से बाहर निकले, इजराइल से बार बार ये कह रहा है कि हमले मत करो, दोनों के बीच में अभी फिलहाल के लिए शांति करवा भी दी है, तो क्या अमेरिका ये बर्दाश्त कर पाएगा कि कोई और देश आगे आकर के मदद कर रहा है? और ऑल्दो जब डोनाल्ड ट्रंप गए हुए थे चीन की यात्रा पर, तो इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई होगी। देखिए मीनाक्षी जी और सभी पैनलिस्ट को प्रणाम। देखिए वो बहुत ज्यादा उम्मीद से गए थे, और पूरा कहते हैं ना 7 समुंदर पार करके गए थे। वो इसीलिए गए थे कि उनको लगा कि वो चाइना का जो अल्टीमेटली तो जितनी भी वॉर्स चल रही हैं दुनिया में, चाहे यूक्रेन है, चाहे ये आपकी वेस्ट एशिया की है, उसमें कोल्ड वॉर तो एक चल ही रही है अमेरिका और चाइना का। और अमेरिका चाइना एक और अपने एक वॉर डांस में इन्वॉल्व है, जिसमें ट्रेड भी इन्वॉल्व है, जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, उसमें काफ़ी लेयर्स हैं। कि ट्रम्प की पूरी जो उम्मीद थी कि चाइना के पास जाएंगे और उसके बाद ये युद्ध की शांति होगी, पर वो हुई नहीं। और दूसरा जो है कि अब अमेरिका को भी, स्पेशली ट्रम्प को लग रहा है कि उनका रिपब्लिकन बेस जो है, जो यहाँ पे इनका रिपब्लिकन बेस है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और वो बार बार यही सवाल उठा रहा है कि हम क्यों, आपने तो बोला था कि मैं एक नो वॉर प्रेसिडेंट हूँ, तो आपने एक ऐसे वॉर को शुरू कर दिया। और आपको पता है कि इतना ज़्यादा जो है मिड टर्म का जो है टाइम आ गया है। अमेरिका में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा इंटरवोवन होते हैं। आप देखेंगे डिबेट्स होती हैं, कोई टीवी पे शो हो रहा होता है। तो ये भी देखा गया था कि जब ट्रम्प फाइनली जब जीते, तो उनको जुलाई में जो उनके साथ अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ था, जब उनको गोली लगी थी उनके कान पे, उसके बाद पूरा ही इलेक्शन जो था वो बदल गया था। तो उनको पता है कि जुलाई के सारे अमेरिकन जो है, उनकी जो मेमोरी होती है ना, वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 25 साल से ऊपर हो गया, वो उन्हीं 3 महीनों को याद करते हैं, पुराना उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। तो अब ट्रम्प को ये भी पता है कि वो दिखाना चाहते हैं, और ये होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ही प्रोग्राम में वो बार बार ये बताएंगे कि अमेरिका है वो जीत गया। क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा ये पेडलिंग होती है, इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, और उसको इतना ज़्यादा पेडल करते हैं कि आप उसी को, जो आपका बेस जो है, चाहे डेमोक्रेट्स कितना भी बोले, उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो यही खेलेंगे, वो यही बार बार बोलेंगे कि मार्केट देखो कितना बढ़िया होगा। ऐसे उनको लगा है, उनको बड़ा क्लियरली पता है
कि अब वो जो उन्होंने डिस्टेंस शुरू किया है इसराइल के साथ, उसमें उनका जो एक बहुत बड़ा फंडिंग बेस है, जो इजरायली अमेरिकन हैं, वो भी उनसे नाराज हो सकते हैं। पर मुझे इतना भी पता है कि काफी इजरायली अमेरिकन कम्युनिटी भी जो है वो भी परेशान हो गई है कि बार बार जो युद्ध जो है ये एक तरीके से इंसान टायर्ड हो जाता है, कि बिल्कुल थक जाता है। वही स्थिति हो रही है। और ट्रम्प की जो अभी स्थिति जो है, जो उनके सलाहकार हैं, वो भी उनको बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है बिल्कुल एक बहुत बड़े रिसेशन, जो आप देखेंगे जो एआई बबल के बारे में बात होती है, उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और उसके इस वजह से पूरा जो अमेरिका का जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वॉर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल टूटने लगेगा। और जो दिख रहा है आपको, जो बहुत क्लियरली जो है आपको दिख रहा है कि लोग अपने आप को अमेरिकन डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग से अब डिस्टेंट करने लग गए हैं। और ईरान की जो सबसे बड़ी एक तरीके से विक्ट्री जो हुई है वो जीसीसी में जो पेट्रो डॉलर की हुई है, पर सबसे बड़ी डिफीट ये जो हुई है कि उनने जो कंटिन्यूस जो रखे हैं, bahrain को नहीं छोड़ा, कुवैत को नहीं छोड़ा, कहीं तो उनको भी सब्र रखना पड़ेगा कि उनको जो अंदर, मुझे इतनी खबर है कि अंदर भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस हो रहे हैं आईआरजीसी में और कंट्रोल में। आई थिंक वो अब थोड़ा थोड़ा दिखने आ रहा है कि जब भी पीस के बारे में बात होती है, कोई जो है वो बार बार उसको पीस को जो है डिफाइन करता है। यही इसराइल जो है वो भी वही कर रहा है, जो कल शायद हमने आपके ही प्रोग्राम में हिजबुल्लाह के बारे में बात की थी कि इसराइल जो है, तो इसीलिए ट्रम्प ने जो आज पिछली बार तो खैर गाली गलौज भी हो गई थी, तो वो ट्रम्प को पता है कि उसको इसराइल को जो है रोकना पड़ेगा। जितना मुझे लगता है हम्म। नेतन्याहू जो उनने बड़े पॉपुलर हो गए थे अक्टूबर 7 के बाद, मुझे लगता है कि अब जो उनकी ऑपोजिशन जो है वो काफी ज्यादा उंगली उठा रही है, अकाउंटेबिलिटी मांग रही है, और कह रहे हैं कि देखिए अब कितना तहस नहस अकाउंटेबिलिटी हुआ है। तय करने ऐसा के नहीं है लिए कि तो इसराइल ईरान किए की जा रहा तरफ सब मुड़ कुछ गया ठीक है। है, क्योंकि वहां उसे भी लेकर के कहीं ना कहीं किरकिरी भी हो रही है। अब इमरान खोखर जी, इसराइल जो कर रहा है वो कर रहा है, उसका कहना है कि हम नहीं रुकने वाले हैं, हमें अपनी रक्षा का अधिकार है। अमेरिका की बातों को भी वो दरकिनार करते हुए नजर आया है। तो क्या इसराइल अमेरिका का पूरा गेम यहाँ पर खराब कर रहा है कि कभी ईरान के साथ बातचीत ही ना हो पाए? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो मेरे तमाम एलईडी पैनलिस्ट को आदाब, बरदे और जय हिंद। अब आपका ये कहना है कि इसराइल नहीं मान रहा साहब, लड़ाई करने का उसका पूरा मन है, तो इसराइल को लड़ाई लेबनान की तरफ जाकर क्यों करनी है? आपके ऊपर हमला ईरान ने किया, आपकी लड़ाई इतने 100 दिन से ईरान से चल रही है, तो ईरान से लड़ाई करिए ना। हमेशा इसराइल का एक दिमागी तौर पर ये मेंटेलिटी बनी हुई रहती है कि हमें अपने से कमजोर से लड़ाई लड़नी है। अब कमजोर से लड़ाई लड़नी हो तो गाजा मिल गया, आप जितने चाहे बम्बार्डमेंट कीजिए। आपको कमजोर से लड़ाई लड़नी है, आपको यमन पे कीजिए, लेबनान पे कीजिए, सीरिया में कीजिए, जहां आपकी मर्जी वहां करिए। लेकिन जहां पर आपको शेर को सवा शेर मिलने की जहां पर बात आती है, तब वहां पर हम अपने हाथ पीछे खींच लेंगे। ये जो लड़ाई या ये जो युद्ध के अंदर अमेरिका को घसीटा गया, ड्रैग किया गया, वो ड्रैग करने के बाद बड़े ही चालाकी के साथ इजराइल साइड से निकल कर लेबनान की तरफ चला गया। लेकिन मीनाक्षी जी, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि ये लड़ाई पूरी की पूरी इस इलाके में, पूरे गल्फ रीजन के अंदर, जब तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होगा, चाहे ड्यूल नेशन पॉलिसी वाला मामला हो, गाजा को पूरी तरीके से इवैक्यूएट करने वाला मामला हो, वेस्ट बैंक को इवैक्यूएट करने वाला मामला हो, मस्जिद अल अक्सा को खाली करने वाला मामला हो, तब तक इस पूरे मामले में अनरेस्ट रहेगा। अब बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज को नहीं खत्म कर रहा है, तो अमेरिका ने भी तो अपना एक प्रॉक्सी जिसको नाम इजराइल है उसको रख रखा है। भाई लड़ाई जब इजराइल और ईरान के बीच में थी तो अमेरिका क्यों आया? या लड़ाई अगर ईरान और अमेरिका के बीच में है तो इजराइल के बीच में बात कर रहा है। हम एक तरफ से ये पूरा युद्ध नजरिए से देखने का फर्क है। एक व्यक्ति जो सामने बैठा होता है उसको 6 नजर आता है, मैं देखूंगा तो 9 नजर आएगा। आप मान के चलिए कि आप जिन ईरान की प्रॉक्सीज को टेररिस्ट कहिए, ईरान की प्रॉक्सीज को आप ये कहिए कि वो उस पूरे एरिया में अनरेस्ट फैलाते हैं, तो अमेरिका की प्रॉक्सी इजराइल को भी समझाने की कोशिश कीजिए। क्यों इलीगल ऑक्यूपर के तौर पर गाजा में घुसे, क्यों इलीगल ऑक्यूपर के तौर पर वेस्ट बैंक में जमे हुए, क्यों इलीगल ऑक्यूपर के तौर पर लेबनान में जा रहे हैं, या आप कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के ये मामला कभी भी मैम ईरान वर्सेस इजराइल का नहीं था। ये लड़ाई हमेशा अमेरिका और चाइना और रशिया के बीच की थी, और इनकी ये प्रॉक्सीज इसलिए बनी हुई थी कि पूरी दुनिया जानती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि ईरान आज अपने दम पर इतना बड़ा युद्ध 100 दिन तक नहीं खींच पा रहा है। और पूरी दुनिया ये भी जानती है कि आज जो इजराइल का एग्जिस्टेंस है वो टोटल अमेरिका के ऊपर डिपेंड है। आज अगर अमेरिका अपने हाथ खींच ले, चाहे 67 के वॉर में, इसके अलावा जितने छुटपुट घटनाएं हुई,
तो क्या ईरान इतनी सारी कंट्रीज के अगेंस्ट में सर्वाइव कर सकता था? नहीं से कर सकता था, और ना आगे कर पाएगा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। और आज भी ईरान ने कभी भी पीस को लेकर कभी भी ड्यूअल फेस नहीं अपनाया। ईरान का एक सिंगल फेस है। अगर आप हमारे यहाँ पर लड़ाई करेंगे तो आपको रिटेलिएशन मिलेगा, जवाब मिलेगा। आप एक मिसाइल छोड़ेंगे, हम 10 मिसाइल छोड़ेंगे। आप एक ड्रोन भेजेंगे, हमारे पास 10 ड्रोन की ताकत तैयार है। हम अब आप इसको अमेरिका डोमिनेंस, जो डोमिनेंस था, वर्ल्ड ग्लोबल डोमिनेंस था अमेरिका का, बार बार ये कहा जा रहा है कि एक फोन के ऊपर, अमेरिकी राष्ट्रपति के फोन के ऊपर दुनिया की सरकारें इल्जाम करती थी। वो मामला अब नहीं बचा है सर। अब तो ये है कि आप एक ड्रोन भेजिए, हम 10 ड्रोन भेजेंगे। और ईरान आज भी बैठ के बात करने की जब बात आएगी, अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसके अलावा वो हर तरह की बात पे राजी होगा, हर तरह के मामले को सुनने और समझने की कोशिश करेगा। और उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फेज है। उसका कोई भी आईआरजीसी का कमांडर हो, मुस्तफा खामनेई हो या कोई भी हो, इन लोगों ने कभी भी सुबह ट्वीट करके शाम को अपनी बात से नहीं पलटे हैं। वो फर्म रहे हैं। जो भी बात उन्होंने कही है उस पर वो अड़िग है। ठीक है, यानी उन्होंने कहा था अमेरिका क्योंकि लगातार जो बयान देता है रोहित जी, उस पर कभी भी टिकता नहीं है, बदल जाता है। अब ये उसकी कूटनीति है, रणनीति है, या फिर एक सीधी सीधी मंशा ये है कि वो बताना ही नहीं चाहता है कि अगले पल वो करेगा क्या? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले रवि कतला साहब ने कुछ बोला कि इजरायली लॉबी में भी फूट पड़ी। हालांकि ये मेरे स्कूल के सीनियर हैं और भारतीय उद्योग को दिमाग से ये भी पढ़े हुए, मैं भी पढ़ा हूँ, तो मैं इनको काटने की बात नहीं कर रहा। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लग रहा कि वो लॉबी में कहीं टकराव है, क्योंकि वो पूरी लॉबी जो है वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी होनी चाहिए, और वो खड़ी है तभी वो ये वॉर चल रही है। अब शायद इनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, तो क्योंकि ये डायरेक्टली अमेरिका में बैठे हैं तो इनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। अगर ये लॉबी टूटी है तो फिर ज्यादा दिन ये सस्टेन नहीं कर सकते फ्रैंकली स्पीकिंग, और ज्यादा दिन ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो ये होगा कि ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगी। लेकिन इस समय प्रॉब्लम कहाँ है? इस समय ईरान अटका हुआ। अमेरिका तो चाहता है कैसे भी ये वॉर खत्म हो जाए, लेकिन ईरान कहता है नहीं, हमारी शर्तों पे, और स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज से टोल लिया जाए। कल ही हमारे हरदीप पुरी साहब ने बोला कि टोल तो हम एक पैसा नहीं देंगे, पैसा जब लग जाएगा तो देना पड़ेगा आपको भी, सच्चाई है। लेकिन टोल पे ही पंगा आ रहा है, और अमेरिका को ये लग रहा है कि जितने दिन तक ये हार्मोज बंद है उतने दिन तक फायदा है मेरा तेल बिक रहा है। तो क्योंकि आज कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं 2 महीने बाद के, 2 महीने बाद वो शिपमेंट आएगी, तो ये 2 महीने खिंच गया तो ये सारे गल्फ की इकोनॉमी कोलैप्स करती दिख रही है। न्यूयॉर्क सिटी जो एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था, उसके ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो चुके। ट्रेन 170 किलोमीटर लंबी ट्रेन बना रहे थे, वो भी कैंसिल हो गई। ट्रेन की पटरी भी 20% ही बनी हुई है। वो अब इतनी क्राइसिस में है, ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है, किसके हाथ में जा रहा है, इट्स वेरी क्लियर। तो द फैक्ट इज, ये बात समझनी पड़ेगी कि अमेरिका कितने प्रेशर में है। अमेरिका तो बार बार बोल रहा है, वहां पे एक कंट्री का होम मिनिस्टर यानी कि इंटीरियर मिनिस्टर बोलते हैं वो, रिजवी साहब, वो बैठे हुए हैं तेहरान में। क्यों बैठे हैं? इसलिए कि अमेरिका से डंडा आया हुआ है। अमेरिका से हर 2 मिनट में फोन आ रहे हैं कि वहां बैठ के जल्दी खत्म कराओ इसे। और अभी हाल में अगर आप देखें तो इजराइल क्यों नहीं चाहता? क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर बहुत खतरे के, नेतन्याहू पर्सनली उनके ऊपर खतरे के बादल है। ये बात उन्होंने बोली विक्रम ने कि भाई साहब, अगर मैं नहीं होता ना तो तुम 3 महीने नहीं लड़ सकते थे। और सच्चाई भी यूक्रेन को भी बोली थी उन्होंने। दूसरी चीज, अगर मैं नहीं होता ना तुम जेल में होते। ये वॉर जब तक चल रही है नेतन्याहू घूम रहे हैं आराम से, जैसे ही वॉर खत्म हुई जेल जाने की नौबत आ जाएगी। तो ये नेतन्याहू भी ये चाहते हैं कि ये कंटिन्यू करे, और इजरायली लॉबी उनको सपोर्ट करे। क्यों सपोर्ट करेगी? क्योंकि एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल। तो फैक्ट इज दिस कि आप देखते जाइए कि यहाँ एक बहुत तगड़ी क्राइसिस आ रही है। नेतन्याहू जो है अपने आप को बचाने के लिए ट्रंप को डुबो देंगे, और ट्रंप को पता है यार आखिरी है, इधर से मुझे कोई हटा नहीं सकता, आखिरी है, उसके बाद मैं आ नहीं सकता, बात खत्म। तो फैक्ट इज दे आर ऑल रनिंग ऑन पर्सनल इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। बिल्कुल, ये पर्सनल इंटरेस्ट अगर नहीं होता तो शायद ये इतना लंबा कर्नल मलिक खिंचता भी नहीं। या तो पर्सनल इंटरेस्ट ईरान का भी देखने को मिलता है, इजराइल का भी देखने को मिलता है, अमेरिका का भी देखने को मिलता है। ईरान भी तो यही दावा कर रहा है कि हमने जितना तेल इस दौरान बेचा है उतना कभी नहीं बेच पाए क्योंकि सैंक्शन लगे हुए थे। जी मीनाक्षी जी, ये बात बिल्कुल सच है।
कि देखिए ईरान का भी इस टाइम जो स्थिति है, मुझे लगता है, मेरा तो अपना एनालिसिस कहता है ईरान भी इस टाइम टाइट पोजीशन में आ चुका है। क्योंकि अल्टीमेटली आप अगर ओपनली अपना ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर पाओगे तो आपकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है। और समाव वो सस्टेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऑयल प्रोड्यूसिंग है, उनके पास एक रास्ता है बलोचिस्तान की साइड का, वो वहां से भी और जो अपने दूसरे पोर्ट से हैं वहां से भी अपना कुछ चोरी छिपे तेल निकाल रहे हैं, जो कि चोरी छिपे का मतलब है जो अमेरिका की नजरों से बचा के। तो और दूसरी कहानी ये है कि उनके अंदर भी देखिए महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अब चूंकि ईरान के अंदर से खबरें नहीं आती है, हमें नहीं पता चलता, तो हम एक कयास लगाते हैं, डॉट्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और इन सब के चलते ऐसा लगता है कि ईरान की भी हालत इकोनॉमी की पतली हो चुकी है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, रोहित साहब की बात एनालिसिस से मैं एग्री करता हूं कि नेतन्याहू साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब उनके अपने स्वार्थ है, उनके कारण वो चिपके हुए हैं और चाहते हैं वो, लेकिन एग्जिट एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट चाहते हैं क्योंकि दोनों को अपनी कंट्री में फेस करना है। लेकिन ये मुझे जो लगता है ईरान लड़ा हुआ है कि क्योंकि वो चाहता है कि इस दौरान जो एग्रीमेंट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा माइलेज इस टाइम वो ले लिया जाए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।